हेलो, मैं रोहित अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक जीएस अड्डा में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आज अध्याय नंबर 13। ठीक है, अध्याय नंबर 13 या वीडियो नंबर 13। आज पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या बातें हैं, ठीक है, इन्हीं सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल वीडियो हमने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान के स्रोत या अपना जो संविधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो आप उसके नीचे सबसे पहले एक काम करिए, नीचे नोट या रिमार्क करके आप लिख दें, भारतीय संविधान का निर्माण दुनिया के 60 देशों के संविधान के अध्ययन के पश्चात बनाया गया है। कितने देशों के? 60 है, नहीं तो पता चले 7 लिख लो। 60 देशों के संविधान के अध्ययन के पश्चात बनाया गया है। एक बात। दूसरा रिमार्क, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत सरकार अधिनियम का पड़ा है, जिसके 250 अनुच्छेद को 200 कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल 395 तो ही हैं। इसमें से 395 में से 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से या तो वैसे ही ले लिए गए हैं अथवा थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इतना अनुच्छेद लिया गया है। हो गया? हमने कहा कि 1935 भारत सरकार अधिनियम के से 250 अनुच्छेद थोड़े बहुत परिवर्तन अथवा एज सच एज यानी वैसे का वैसा ही ले लिया गया है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। एक बार हम आपको सुना दे रहे हैं क्या क्या विशेष हैं। तो विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य है उसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, पहला है विशाल एवं विस्तृत संविधान, अभी आ रहे हैं पूरा डिटेल करेंगे। दूसरा है लिखित संविधान। तीसरा है प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, कल के वीडियो में हमने बताया था। अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी कल बताया था। संसदीय शासन प्रणाली, ये भी बताया था। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा मिश्रण, ये भी अब बताएंगे। अभी केंद्राभिमुख संविधान, एकल नागरिकता एवं वयस्क मताधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, आपातकालीन उपबंध एवं ग्राम पंचायत की स्थापना, ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। अब एक एक करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे। सबसे पहले अब एक एक हेडिंग डाल करके आप पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, इनके बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें, विशाल एवं विस्तृत संविधान। अगर ये पूछेगा दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है या सबसे बड़ा किस देश का संविधान है, तो हमारे भारत का है। क्यों बड़ा है? क्योंकि एक होता है बेटा संघ सरकार और एक होता है राज्य सरकार। एक होती है क्या? संघ सरकार और दूसरी क्या है? राज्य सरकार। संघ सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का मतलब होता है भारत सरकार अथवा आज की भाषा में कहें मोदी सरकार। एक होता है राज्य। राज्य का इसे प्रांत भी कहते हैं और इसे उस राज्य का नाम दे करके कहते हैं, जैसे यूपी सरकार, और आज की भाषा में कहें तो योगी सरकार। ठीक, इतना नाम है। तो हमारे संविधान में इनके लिए सारे प्रावधान और इनके लिए भी सारे प्रावधान का जिक्र एक ही संविधान में है। इसलिए हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन जाता है। मतलब अन्य सारे देशों में कहीं इनकी बातें लिखी गई हैं, अर्थात केंद्र सरकार की बातें लिखी गई हैं, जबकि राज्य सरकार की बातों या उनसे संबंधित प्रावधान का जिक्र उस संविधान में नहीं है, उसके लिए अलग से संविधान है। उदाहरण अमेरिका के संविधान में केवल संघ सरकार से संबंधित बातें लिखी हैं, इसलिए उनका संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान बन गया। हमारे संविधान में मोदी और योगी के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है, दोनों को एक ही बुक में, इसलिए हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन जाता है। हमारे संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां हैं। जबकि आज आधुनिक में देखा जाए या वर्तमान में हमारे संविधान का अध्ययन किया जाएगा तो ये जो भाग है ना, भाग आज उतने ही हैं, भाग आज 22 ही हैं, लेकिन संख्या के आधार पर ये आपको 26 मिलेंगे और मूल अनुच्छेद 395 ही है।
मूल अनुच्छेद 395 है, जबकि इसमें कहीं पर जोड़ दिया गया है 21 का जोड़ दिया गया है, 51 का जोड़ दिया गया है, यानी का खा गा घा लगा करके ऐसे लगभग आज हमारे संविधान में 464 अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन मूल अनुच्छेद पूछेगा तो 395 ही लगाना है। अरे मूल का मतलब वही यार जो बाबा दादा बना करके गए हैं। बाबा दादा का मतलब है पटेल और नेहरू और राजेंद्र प्रसाद साहब, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। और 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में। कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं। और अभी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। यानी कितनी जोड़ी गई हैं? 4 जोड़ी गई हैं। कितनी जोड़ी गई हैं? 4 जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1951 ईस्वी में। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई है, जो दल बदल कानून से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1992 ईस्वी में, जो संबंधित है ग्राम पंचायत से। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1993 में, और यह संबंधित है नगर निकाय से। इस प्रकार से हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां आज हैं? तो 12 हैं। कुल कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, आप इसके आगे एक चीज और लिख लेंगे, नई लाइन से लिखिए। जैसे यूएसए के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद हैं। यूएसए के यानी अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? और भारत में पहले कितने हैं? 395 अनुच्छेद। और अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7 हैं। फिर कनाडा के संविधान में कुल आपको मिलेंगे 147 अनुच्छेद हैं। फिर एक है साउथ अफ्रीका। 3 राजधानी है। तीनों देख करके हमको कमेंट में सभी लोगों को लिखना है। सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं और वो कौन कौन सी हैं। आप ये लिख करके हमको सेंड करेंगे। चलिए, 128 अनुच्छेद हैं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। इतना समझ में आ गया? आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, तो भारत का संविधान। दुनिया का सबसे छोटा संविधान, अमेरिका का संविधान। भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आइवर जेनिंग्स महोदय ने कहा है। ये जेनिंग्स कौन है? ये कोई मोबाइल नहीं है, नहीं तो मोबाइल समझो इनको, जेनिंग्स को। यह एक राजनीतिज्ञ हैं, आइवर जेनिंग्स। क्या नाम है? आइवर जेनिंग्स। इन्होंने भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। बड़ा और विस्तृत किसने कहा है? ये स्टेटमेंट पूछता है। अधीनस्थ वगैरह देखेंगे ना, जैसे लोअर का एग्जाम यहाँ से होता है, तो कभी कभी स्टेटमेंट ही दे देता है। इसलिए आप स्टेटमेंट पढ़िएगा इसको। और ये जितने स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं ना, ये आप रिमार्क या नोट करके नीचे लिखते चलिएगा। बहुत पूछता है। दुनिया का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान किसने कहा है? जेनिंग्स ने कहा है। भारतीय संविधान को आवश्यकता से कठोर संविधान कहा है। यानी भारतीय संविधान को एक कठोर संविधान किसने कहा है? जेनिंग्स महोदय ने कहा है। विस्तृत यानी इनके 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों को हम बता दे रहे हैं। विस्तृत, कठोर और वकीलों का स्वर्ग। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? तो जेनिंग्स महोदय ने कहा है। भारतीय संविधान को कठोर संविधान किसने कहा है? तो जेनिंग्स महोदय ने कहा है। अगर भारतीय संविधान को एक दुनिया का विस्तृत संविधान किसने कहा है? तो जेनिंग्स महोदय ने कहा है। इतनी बातें हो गई। चलिए, ये आपका हो गया विशाल एवं विस्तृत संविधान से संबंधित बातें। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्या है? लिखित एवं अलिखित संविधान। हाँ, ये है आपका लिखित एवं अलिखित संविधान। तो इसमें आप देखेंगे एक संविधान होता है, वैसे ज़्यादातर देशों का संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। कैसा है? अलिखित है। अरे अलिखित का मतलब है ना, कुल मिला करके है सारी परंपरा इनके यहाँ, लेकिन उसको एक किताब में एक पुस्तक नहीं बनाए हैं, एक बाइंडिंग नहीं बनाए हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ मान लीजिए RS अग्रवाल वाली बुक है या लक्ष्मीकांत की पॉलिटी वाली बुक है, तो सारी बातें एक में मर्ज कर दी गई। उनके यहाँ कुल मिला करके बाइंडिंग नहीं करवाए हैं, इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान कहलाता है।
और भारत तथा यूएसए तथा भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। यानी इन सबको गढ़ा गया है, एक पुस्तक में कॉपी पेस्ट किया गया है। और दुनिया में सबसे पहले अगर लिखित संविधान पूछेगा तो वो अमेरिका का है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे प्रभुता संपन्न। कल हमने बताया था, आज हम केवल एक लाइन में बोलेंगे, आप इतना याद रख लीजिएगा। प्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि अपने आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र प्रभुता संपन्न कहलाता है। ठीक। और समाजवादी यानी कि जो राज्य के संसाधन हैं इनको समानता के आधार पर वितरित किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी का मन करेगा तो जितना राज्य का संसाधन है मुकेश अंबानी को दे दे। नहीं, केवल मुकेश अंबानी को नहीं दिया जा सकता है, उसको मुकेश अंबानी के जैसे जितने भी बिजनेसमैन होंगे वो सारे बिजनेसमैनों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी केवल मुकेश अंबानी को नहीं बांट सकते हैं। अगर दूसरा सारी क्वालिफिकेशन पूरी करेगा तो उसको देना पड़ेगा, वो मांग सकता है। ठीक। और तीसरा है पंथ निरपेक्ष। हमने आपको बताया है कोई भी दुनिया का देश धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। और धर्म क्या है ये हमने आपको उस दिन बताया था ना, धैर्य है और अस्तेय है, चोरी ना करना वगैरह, ये 10 बातें धर्म हैं और इनसे विरत या इनसे दूर कोई देश नहीं रह सकता है। इसलिए दुनिया के सभी देश क्या हैं? पंथ निरपेक्ष हैं। और एकमात्र धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। बाकी सारे क्या हैं? पंथ हैं। और पंथ में 4 चीज़ें होती हैं। एक महामानव होगा, एक उसकी पूजा करने की स्टाइल होगी, एक उसकी पवित्र पुस्तक होगी और एक उसका एक पवित्र स्थान होगा। इन सभी चीज़ों को मानना या इनसे दूर रहना या सभी पंथ को समान रूप से देखना ही क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। यानी कि जैसे हमारे संविधान के लिए हिंदू हैं, वैसे मुस्लिम हैं, वैसे सिख हैं, वैसे क्रिश्चियन यानी ईसाई हैं, वैसे यहूदी हैं, सारे धर्म के लोग, वैसे जैन हैं, वैसे बौद्ध हैं, ये सभी एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा देखेंगे इनको कम देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे संविधान में। अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि हमारे लोकतंत्र पहले क्या है? हमारे द्वारा, हमारे लिए और हमारे लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा निर्वाचित तंत्र ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। और गणराज्य इसमें एक शब्द लगाया गया है। हमारे यहाँ जो संवैधानिक मुखिया है, नाम मात्र वाला, संवैधानिक मुखिया का मतलब है नाम मात्र वाला, वो कैसा होगा? निर्वाचित होगा। जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत है। ब्रिटेन ने गणराज्य या गणतंत्र ना अपना करके उसने राजतंत्र अपनाया है। क्या अपनाया है? राजतंत्र अपनाया है। हमने क्या अपनाया है? लोकतंत्र के साथ गणतंत्र अपनाया है। और ब्रिटेन ने लोकतंत्र के साथ राजतंत्र अपनाया है। और कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा दुनिया का कौन कौन सा देश है जो लोकतंत्र के साथ राजतंत्र अपनाया है, तो आप लिखेंगे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये सब कैसे हैं? न्यूजीलैंड, ये ऐसे ही हैं। आगे है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। इसमें आप 2 चीजें पढ़ेंगे। लोकतंत्र, सबसे पहले हम इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला क्या है? अप्रत्यक्ष, और दूसरा क्या है? प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और दूसरा क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सभी लोग कान खोल करके सुन लीजिए।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संवैधानिक मुखिया तथा राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया दोनों एक ही होता है, अर्थात दोनों की पावर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाली पावर चुनी गई सरकार में होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अपनाया कहाँ गया है? यूएसए में। वहाँ कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यानी यूएसए में राष्ट्रपति ही संविधान का कहने वाला और वास्तविक दोनों मुखिया है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली वाले देश हैं ब्रिटेन और अपना भारत। कौन? भारत। यहाँ पर आपको मिलेगा एक नाम मात्र का मुखिया होगा जिसे कहते हैं क्या? राष्ट्रपति, और एक वास्तविक होगा जिसे कहते हैं क्या? प्रधानमंत्री। आज अपना मोदी है, बाकी सब जानते ही हैं, कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। पढ़ते रहिए, पेपर पर पढ़ते रहिए। और एक पीछे उनके लगा रहता है, चेला है उनका, उनसे भी 4 हाथ आगे रहता है। वो सोचते हैं तो वो उधर कर डालता है, पता नहीं क्या करता है। खैर, संसदीय शासन प्रणाली मतलब ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य की वास्तविक बागडोर किसी और के हाथ में और लिखित तौर पर किसी और के हाथों में होती है, संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। अच्छा, संसदीय शासन प्रणाली में चूंकि इसमें प्रधानमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद का जलवा होता है, वर्चस्व होता है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहते हैं, अथवा वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। फिर से वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? कुछ नहीं है यार, जो ब्रिटेन की संसद है ना, जो ब्रिटेन की संसद है वो वेस्टमिंस्टर, लंदन के वेस्टमिंस्टर में है। तो वहाँ वाली जो प्रणाली अपनाएंगे, अरे जैसे लखनऊ में जो प्रणाली होगी, हम लोग ये कहते नहीं लखनऊआ प्रणाली है, नवाबों वाली प्रणाली है, तो नवाब कहाँ है? लखनऊ में है, इसलिए वहाँ की जो प्रणाली है वो नवाबी प्रणाली है। और जैसे ये जहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं, क्या ये आधे से ज़्यादा नवाब तो ये अकेले हैं, बाराबंकी में ही ज़्यादा नवाब हैं। अब लखनऊ में थोड़ा कम मिलेंगे क्योंकि लखनऊ में बाबा हैं, यहाँ कोई नहीं है। तो इसी संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री प्रणाली, मंत्रिपरिषदीय प्रणाली अथवा वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर एक स्थान है लंदन में जहाँ पर ब्रिटेन की संसद है, इसलिए वहाँ की प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मूल अधिकार। अच्छा हाँ, प्रत्यक्ष वाला छूट रहा है, तो प्रत्यक्ष के बारे में देख लें। यहाँ पर जो देश का प्रधानमंत्री होगा ना, उसको जनता सीधे चुनेगी। अच्छा, एक वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। नहीं, सॉरी, उसमें गलती से हमने बोल दिया था, ठीक है ना। यूएसए के राष्ट्रपति को जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, आप प्रत्यक्ष चुना जाता है। यानी कि हम और आप अमेरिका के नागरिक हैं, हमने किसी को चुन करके भेजा और वो जाकर के राष्ट्रपति को चुने हैं। जैसे अपने गांव में, याद करिए, 2 उदाहरण दे रहे हैं। पहला, अपने यहाँ ब्लॉक प्रमुखी पता करिए कैसे होता है। घर में जो पापा लोग हैं, चाचा लोग हैं, भैया लोग हैं, उनसे आप पूछिए कि ये बताइए ये ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कैसे होता है। और दूसरा ये पूछिएगा एमएलसी का चुनाव कैसे होता है। अगर घर में लोग इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, तो पड़ोसी से, जो आपके यहाँ से सभासद हैं, प्रधान जी हैं, बीडीसी हैं, ठीक है ना, इन सब से पूछिएगा कि भैया ये कैसे होता है, ज़रा हमको समझा दीजिए। समझ जाइएगा तो हमको बताइएगा कमेंट करके कि हम समझ गए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जनता सीधे प्रधानमंत्री को चुनती है, वहाँ उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और यह प्रणाली किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हो गया। आगे है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में सुनिए।
हमारा मूल संविधान है और वर्तमान संविधान है। जब मूल संविधान बनाया गया था तो हमको कितने मूल अधिकार मिले थे? 7 मिले थे। और अभी कितने हैं? 6 हैं। यानी एक क्या कर दिया गया? निकाला गया है। कौन सा निकाला गया है? संपत्ति का अधिकार। किस अनुच्छेद में था? 31 में था। इसे निकाल करके कहाँ रखा गया है? 300 का में रखा गया है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। चलिए पूरा बोल दिए हम, आप समझ लें। विधिक का मतलब है कानूनी तौर पर लीगल होगा तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए, हम सभी लोग अपने माँ बाप की संतान हैं। अगर लीगल तौर पर अपने माँ बाप के पुत्र हैं और पिताजी को लगता है कि नहीं ये हमारा उत्तराधिकारी सही है, तभी वो प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। अन्यथा पिताजी की नज़रों में अगर लगा कि लड़का अफीमची है, शराबी है और इसको प्रॉपर्टी हम नहीं देंगे, तो पिताजी नहीं देंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं लेकर के रहेंगे। नहीं देगी सरकार, तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुमको बेदखल कर दिया है अपनी संपत्तियों से। इसलिए ठीक ठाक काम करिएगा। अच्छा, ये मूल अधिकार है क्या? किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक अधिकारों को ही मूल अधिकार कहते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए हमारा और अपना देख लीजिए, हम लोगों को पूरा विकास करना है, यानी उद्देश्य एक बना करके चलना है कि हमको नौकरी करना है, पीसीएस की नौकरी करना है हमें, या हमको टीचर बनना है, या हमको पुलिस बनना है, लेखपाल बनना है, रेलवे में नौकरी करना है। तो पिताजी लोगों ने हम लोगों को छूट दे रखी है कि नहीं खाने की। अब ऐसा ना हो कि जा कर के अनर्गल चीज़ें खाने लगी हैं। अरे लीगल चीज़ें खाइए, खाने की छूट है, लगभग है, ठीक है। पढ़ने की, सोने की, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर जी हमको सोने की नहीं है। अरे कितना सोगे जी? 6 घंटा 7 घंटा से कम किसी को नहीं मिलता है, अब झूठ मत बोलिए। और अगला, किसी भी कोचिंग में पढ़ने की, किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने की, ये सारे अधिकार देखो पेरेंट्स लोगों ने हम लोगों को दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि इससे हमारा विकास होगा, हमारा जो लक्ष्य है या जो माँ बाप चाहते हैं वो हम लोग करके दिखाएंगे। इसलिए यानी ऐसे अधिकार जो मानव विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसे बोलने का, चलने का, खाने का, ठीक है ना, किसी भी धर्म को मानने का, और किसी भी नौकरी में फॉर्म अप्लाई करने का, हर चीज़ों में, या छुआछूत के अंत का, इन सब के अधिकारों को ही मूल अधिकार कहते हैं। और भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। हाँ, आपको हम एक बात समझा दें, जैसे आप देखेंगे ना भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद भाग 2 में आपको मिलेगा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 3 में मिलेगा आपको 12 से लेकर के 35 तक है। तो इसी में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। और मूल अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका, हाँ एक चीज़ और यहीं पर हम आपको बोल दें, भारत का जो संविधान है उसमें मूल रूप से मूल अधिकार को शामिल किया गया था। यानी जो हमारे दादा बाबा मतलब पटेल जी और नेहरू और अपने डॉक्टर अंबेडकर साहब लोग, ये सभी लोगों ने जो संविधान बनाया था ना, उसी में डाल दिया गया था मूल अधिकार। जबकि अमेरिका के मूल संविधान में, अर्थात वह संविधान जो अमेरिका ने 1789 ईस्वी में बनकर के तैयार किया था, उसमें मूल अधिकार नहीं था। इन्होंने 2 वर्ष के पश्चात संविधान संशोधन करके 1791 में उसे जोड़ा है। और अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार ना कह करके उसे प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। डिटेल में चर्चा करेंगे ना, तब हम आपको मूल अधिकार और प्राकृतिक अधिकार के बारे में समझाएंगे। फिर से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान दुनिया का एक ऐसा संविधान है जिसके मूल संविधान में ही मूल अधिकारों का जिक्र है। बाकी किसी के यहाँ शुरू में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। अमेरिका में 1789 के मूल संविधान में नहीं था, उसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है 1791 ईस्वी में। ठीक, अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर आप देखेंगे तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4 में है। कितने अनुच्छेद से लेकर के? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। 51 तक में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। इसी में मतलब राज्य का मतलब सीएम होता है। सीएम को नीति बनाने का निर्देश दिया गया है।
राज्य का मतलब सीएम। अभी राज्य क्या है पूरी परिभाषा सिखाएंगे मूल अधिकार में जब हम आपको पढ़ाएंगे। राज्य के अर्थात मुख्यमंत्री को नीति बनाने का निर्देश से संबंधित तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। अरे क्या करेगा मुख्यमंत्री अगर कुर्सी पर बैठेगा? अफीम पिएगा, गांजा पिएगा, चरस पिएगा? बिल्कुल नहीं। उसको जो है 108 नंबर की एम्बुलेंस, 112 नंबर एम्बुलेंस एम्बुलेंस डायल 100 चलाना पड़ेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य की जनता के इलाज के लिए दवाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी, समानता के अधिकार करने पड़ेंगे, रोजगार खोलने पड़ेंगे, कृषि को बढ़ावा देना होगा, पशुपालन को बढ़ावा देना होगा, ठीक है, कमज़ोर और निम्नतम लोगों को खाद्यान्न वगैरह उपलब्ध कराना होगा। ये काम है। बैठ करके अफीम पीना, गांजा चरस पीना काम नहीं करना है राज्य के मुख्यमंत्री को। व्यक्तिगत मत लीजिएगा, हम आपको नहीं कह रहे हैं। अगला है मूल कर्तव्य। अच्छा, आपको एक लाइन हम बोल देते हैं, मूल अधिकार क्या है और मूल कर्तव्य क्या है। इसके उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में कभी कभी अंतर नहीं पता होता है, तो आप ऐसे कुछ समझ लें। मूल अधिकार जो होता है ना, जैसे हम लोग मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं और मतलब रो गा करके ज़बरदस्ती नहीं हमको दो हम लोग करते हैं ना, 30 मार का न बनिए किए हो। मूल अधिकार मम्मी से पापा से पैसा मांगना हमारा मूल अधिकार है, और उस पैसे से ला करके पढ़ाई करना यह हमारा कर्तव्य है। मूल अधिकार आप मांग लेंगे, दबाव डाल करके मांग लेंगे, लेकिन आपको मूल कर्तव्य दबाव डाल करके नहीं कराया जा सकता है। जैसे कुछ लोग लेते तो हैं पैसा और चले जाते हैं लखनऊ इलाहाबाद मूवी देखने के लिए, थिएटर में, सिनेमा में, कपड़े खरीदने के लिए, और कुछ लोग तो होटलबाजी में ही खर्चा कर देते हैं। तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार मम्मी पापा से पैसा मांगना हमारा मूल अधिकार है, लेकिन उस पैसे से पढ़ाई करना ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य आप चाहे करें या ना करें, आपके ऊपर दबाव नहीं डाल करके करवाया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे हम तो मार खाते हैं, कर्तव्य नहीं करते। भले मार खाते हो, ठीक है, मार खाओ। जब कर्तव्य नहीं करोगे तो मार ही खाओगे। हाँ, तो एक बार आप मूल कर्तव्य फिर से देखेंगे। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। जो हमारे अंबेडकर साहब ने मूल संविधान बनाया था, उस संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। लिया कहाँ से गया है? रूस से। जोड़ा कब कैसे गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। जब जोड़ा गया था तो कुल कितना था? 10 था। जब जोड़ा गया था तो 10 मूल कर्तव्य था, लेकिन आज अगर पूछा जाएगा तो 11 है, क्योंकि साल 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, ये जोड़ा गया है। इस प्रकार से आज कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। जब जोड़ा गया था तब कितने थे? 10 थे। मूल संविधान में कितने थे? एको नहीं थे। ठीक, आज के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।